Hello everyone, this is Mahesh Soni, Director Mahindra Law Institute. Today we will discuss about Section 14 onwards of the Limitation Act 1963. So what is Section 14 is exclusion of time of proceeding bona fide in the court without the jurisdiction. मतलब की बात हो रही है कि कहीं पे किसी पर्सन ने bona fide in the sense कि गुड फेथ में ऐसे किसी कोर्ट के अंदर अपनी प्रोसीडिंग को चलाया जिस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, तो उस टाइम को जितना टाइम उन्होंने यहाँ पे वेस्ट कर दिया एक तरीके से ऑन द पार्ट ऑफ द प्लेंटिफ अगर देखें तो वो टाइम जितना एक्सक्लूड करा जाएगा उसी की बात हो रही है सेक्शन 14 के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो सेक्शन 14 के साथ। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी शूट, किसी भी शूट के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कंप्यूट करने के पर्पज से द टाइम विच द प्लेंटिफ हैज़ बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डिलीजेंस अनदर सिविल प्रोसीडिंग। इसके अंदर बात हो रही है कि वो टाइम पीरियड आपका जो लिमिटेशन का पीरियड टाइम है उसको काउंट या फिर आपके कंप्यूट करने के आपके पर्पज से जहाँ पे प्लेंटिफ पर्सन प्रोसिक्यूट करता है गुड फेथ में किसी अदर सिविल प्रोसीडिंग के अंदर, बेशक वो आपका फर्स्ट इंस्टेंस का कोर्ट हो या फिर अपील या फिर रिवीजन वाले कोर्ट की यहाँ पे बात होती हो, अगेंस्ट द डिफेंडेंट शैल बी एक्सक्लूड, तो उस टाइम पीरियड को यहाँ पे एक्सक्लूड करा जाएगा। मतलब अगर डायरेक्ट सेंस में समझे तो किसी भी डिफेंडेंट के खिलाफ किसी भी फर्स्ट इंस्टेंस के कोर्ट या अपील वाले कोर्ट या फिर रिविजनल कोर्ट के अंदर अगर प्लेंटिफ गुड फेथ में प्रोसिक्यूट करता है गलत तरीके की कोई भी सिविल प्रोसीडिंग के अंदर, तो उस तरीके के उस टाइम पीरियड को यहाँ पे एक्सक्लूड है जो करा जाएगा। उसके बाद बोलते हैं वेयर द प्रोसीडिंग रिलेट्स टू सम मैटर इन इशू एंड इज प्रोसिक्यूटेड इन द गुड फेथ इन द कोर्ट विच फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन और अदर कॉज ऑफ ए लाइक नेचर इज अनेबल टू एंटरटेन इट, या फिर वो जो प्लेंटिफ पर्सन है वो आपका गलत ज्यूरिसडिक्शन मतलब डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन इन द सेंस की विदाउट ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट के अंदर उसने वो मैटर आपका जो है इशू का उसको प्रोसीडेड विद कर रखा है, तो वहाँ पे वो टाइम पे आपका क्या रहेगा एक्सक्लूड है जो करा जाएगा। तो फर्स्ट जो आपकी क्लोज है इसके अंदर वो बात करते हैं शूट के रिगार्डिंग कि जहाँ पे आपका शूट है, तो अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर जो आपका लिखा है इसके अंदर हो सकता है कि वहाँ पे उसने मिस जॉइंट ऑफ द पार्टीज कर दिया हो। अनेबल टू एंटरटेन के मतलब यहाँ पे एक टेक्निकल एरर की बात कर रहा है कि किसी तरीके का वहाँ पे कोई एरर रखा हो, तो इस वजह से जो कोर्ट है उसको वो एंटरटेन है जो नहीं कर पा रहा, तो उसकी बात करता है। सेकंड क्लोज आपका जो है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी एप्लीकेशन की यहाँ पे बात हो रही है। फर्स्ट के अंदर क्या था, शूट के रिगार्डिंग बात करता है ये, दूसरा आपका एप्लीकेशन के रिगार्डिंग है जो बात करता है। तो देखिए सेकंड में क्या लिखा है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जब भी कोई बात हो तो द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट हैज़ बीन प्रोसिक्यूटिंग विद द ड्यू डिलीजेंस अनदर सिविल प्रोसीडिंग विद इन ए कोर्ट ऑफ ए फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ ए अपील और ऑफ द रिविजनल कोर्ट, वो सेम चीज़ आपकी लिखी हुई है फर्स्ट क्लोज वाली कि जहाँ पे उस टाइम पीरियड को जहाँ पे काउंट करने के लिए इतने टाइम को एक्सक्लूड करना पड़ेगा जितना टाइम उस पर्सन ने जो बीइंग ए प्लेंटिफ उसने गुड फेथ में विदाउट ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट के अंदर या फिर गलत रेमेडी उसने यहाँ पे प्रोसिक्यूट कर रखी हो, तो जितने दिन के लिए वो चीज़ चलेगी सारा टाइम वहाँ पे एक्सक्लूड है जो कर देंगे। लास्ट आपका बोलता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल 2 ऑफ द ऑर्डर 23। ऑर्डर 23 आपका बात करता है विड्रॉल या फिर अबेंडनमेंट के बारे में, तो उसमें जो आपका सेकेंड रूल है उसका प्रोवाइजो, तो बोलता है कि उस प्रोवाइजो के अंदर मतलब जो आपका प्रोविजन दे रखे हैं सेकंड रूल के अंदर उसके अंदर बेशक कुछ भी दे रखा हो, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू ए फ्रेश शूट के रिलेशन में इस सबसेक्शन 1 की जो प्रोविजन है उसकी एप्लीकेबिलिटी रहेगी। कब, शैल अप्लाई इन द रिलेशन टू ए फ्रेश शूट इंस्टीट्यूटेड ऑन द परमिशन ग्रांटेड बाय द कोर्ट अंडर रूल 1 ऑफ द ऑर्डर 23। ऑर्डर 23 का जो आपका फर्स्ट रूल है उसके अंदर में जब उसने परमिशन ग्रांट करवा ली है कोर्ट से एक नया शूट फाइल करने के लिए, तो उस केस में वेयर सच परमिशन इज ग्रांटेड ऑन द ग्राउंड दैट फर्स्ट शूट मस्ट फेल बाय द रीजन ऑफ डिफेक्ट इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट और अदर कॉज ऑफ ए लाइक नेचर, जहाँ पे क्या चीज़ हो रही है कि वहाँ जो कोर्ट था वो उसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी, इस वजह से जो उसका फर्स्ट वाला शूट था वो फेल हो चुका, मतलब उस लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे नहीं जा पाया जो कि प्रॉपरली सेटिस्फाई वहाँ पे पार्टी को किया जाना चाहिए था। तो ये जो आपके टाइम पीरियड हैं जहाँ जहाँ पे ये गलत तरीके से टाइम अपना वेस्ट करते जाएंगे गुड फेथ में, तो वो सारा टाइम यहाँ पे एक्सक्लूड करके पार्टी को दोबारा से सारा टाइम उसको प्रोवाइड है जो करवाने की प्रोविजन दे रखी है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन दे रखी है इसके अंदर किस किस टाइम को एक्सक्लूड करना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड आउट कर लेना खुद ही, बेयर एक्ट की लैंग्वेज सफिशिएंट हो जाएगी आपकी।
फिर आपका सेक्शन 15 आता है। 15 आपका सेक्शन बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ द टाइम इन सर्टेन अदर केसेस। अदर केसेस पहले आपने देखा था ना सेक्शन आपका इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में ही, जो आपका एक्सक्लूजन का रूल की बात करता है, तो वैसा ही यहाँ सेक्शन 15 के अंदर है 12 वाला ही, कि कुछ प्रोसीडिंग्स आपकी ऐसी है या फिर कुछ अदर केसेस है जिनके जो टाइम पीरियड है उसको वहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सक्लूड करता है। सेक्शन 15 पहले आपको बताते हैं एग्जॉस्टिव प्रोविजन है यहाँ पे ये, तो इसकी बात हो रही है। अब आपका स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखे हैं, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एनी शूट और एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। किसी भी डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए कोई भी तरीके की एप्लीकेशन लगी हो या फिर कोई भी आपका शूट फाइल रखा हो, द इंस्टीट्यूशन और एग्जीक्यूशन ऑफ विच हैज़ बीन स्टेड बाय द इंजंक्शन और ऑर्डर, जो कि उसके एग्जीक्यूशन या फिर उसका जो इंस्टीट्यूट किया हुआ शूट था वो आपका उसके ऊपर स्टे लगा हुआ है, इंजंक्शन ऑर्डर आ रखा है, फिर उसके ऊपर द टाइम ऑफ द कंटिन्यूंस ऑफ इंजंक्शन और ऑर्डर। अब यहाँ पे ये आपकी पढ़ने की चीज़ है, ज़रूरत की चीज़, कि जितने टाइम के लिए यहाँ पे ये टाइम आ रखा है उसी की बात करते हो। तो जितने टाइम के रिगार्डिंग आपकी, जितने टाइम तक मतलब एक तरीके से आपका इंजंक्शन ऑर्डर चलेगा वो सारा टाइम पीरियड यहाँ पे एक्सक्लूड है जो कर दिया जाएगा। क्या बोलते हैं, द टाइम ऑफ कंटिन्यूंस ऑफ द इंजंक्शन और ऑर्डर, मतलब जितने टाइम तक वो कंटिन्यू करते रहेगी आपकी इंजंक्शन या फिर वो ऑर्डर, तो वो टाइम पीरियड। द डे ऑन विच इट वॉज इशूड और मेड, जिस दिन ये आपके इंजंक्शन ऑर्डर आया था या फिर उसका ऑर्डर मेड हुआ है वो चीज़। और द डे ऑन विच इट वॉज विड्रॉन शैल बी एक्सक्लूडेड, मतलब आपका एक बात हो रही है कि जिस दिन वो ऑर्डर आया वो दिन, जिस दिन वो विड्रॉ की गई है वो दिन, और जितने दिन तक वो कंटिन्यूंस में रही है एग्जिस्टेंस में, वो सारा टाइम पीरियड यहाँ पे फर्स्ट क्लोज के अंदर एक्सक्लूड है जो करा जा रहा है। जो आपके प्रोविजन इंजंक्शन के हैं वो एसआरए के अंदर आपके सेक्शन 37, 38, 39 में दे रखे हैं, और ऑर्डर 39 ऑफ द सीपीसी टॉक्स अबाउट द इंजंक्शन। सेकंड क्लोज बोलता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी शूट ऑफ विच द नोटिस हैज़ बीन गिवन। अब बात हो रही कि कोई ऐसा शूट जिसके रिगार्डिंग वहाँ पे नोटिस दिया जाना है या फिर दिया जा चुका है, उस केस में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कंप्यूट करा जाता है, और फॉर विच द प्रीवियस कंसेंट ऑन सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटीज रिक्वायर्ड। या फिर ऐसा हो कि किसी शूट को इंस्टीट्यूट करने के पर्पज से आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कोई नोटिस देना पड़ेगा या फिर प्रीवियसली कोई सैंक्शन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट की या फिर परमिशन लेनी पड़ती है पहले, तो उस केस की बात हो रही है। इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स द पीरियड ऑफ सच नोटिस। अब जितने टाइम के लिए यहाँ पे जो नोटिस का टाइम था वो टाइम एज द केस में भी, एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग सच कंसेंट और सैंक्शन शैल बी एक्सक्लूडेड। इसके अंदर बोलता है कि कितना टाइम पीरियड आपका जरूरी था, कितने टाइम का आपको नोटिस पहले देना पड़ेगा, तो नोटिस वाला जितना टाइम था वो सारा का सारा टाइम यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे, एक चीज़। दूसरा बोलता है कि टाइम रिक्वायर हो गवर्नमेंट का या फिर अदर अथॉरिटी का सैंक्शन या फिर कंसेंट लेने के लिए, तो हो सकता है मतलब आपने 1 तारीख को एप्लीकेशन लगाई है और 25 तारीख को आपको उसकी सैंक्शन या फिर जो कंसेंट है वो आप लेते हो, मतलब आपको मिली हो उस दिन, तो बीच के जितना भी टाइम पीरियड है वो सारा, या फिर शूट इंस्टीट्यूट करने के पहले आपको 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है, तो वो नोटिस वाले 2 महीने का जो टाइम है उसको भी आप एक्सक्लूड है जो कर दोगे। तो ये 2 आपके मेन पॉइंट थे, इसके अंदर सिर्फ इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी एक रीड आउट कर लेना, 4th 5th ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके अंदर आपकी चीज़ें बोल रहा है कि जहाँ पर कोई डिफेंडेंट पर्सन है और वो इंडिया के आउटसाइड हो, कई दिन तक वो अगर इंडिया में आ ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, जितने दिन इंडिया से बाहर रहेगा उतना सारा टाइम पीरियड आपको एक्सक्लूड है जो कर दिया जाएगा। 4th में बोलते हैं इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर ए शूट फॉर द पोजीशन बाय ए परचेजर एट ए सेल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। डिक्री के एग्जीक्यूशन के पर्पज से, जो आपकी सेल की डिक्री है उस टाइम पे उसको एग्जीक्यूट करने के पर्पज से, द टाइम विच ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग टू सेट असाइड द सेल हैज़ बिन प्रोसिक्यूटेड, जितने टाइम के लिए वो सेट असाइड की जितने दिन उसकी प्रोसीडिंग चली है उस सब को भी वहाँ पे क्या करेंगे, एक्सक्लूड है जो कर देंगे। तो ये आपका सेक्शन 15 था। अब उसके बाद आपकी 16 है, 17 है, इसको अलग